नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास खूंखार पार्ट 4। तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? थापर के होठों से निकला। अभी वक्त नहीं आया तुमसे हिसाब किताब करने का, गजाला ने भावहीन स्वर में कहा। क्या मतलब? तुम मुंबई वाले थापर हो ना? हाँ, और सारे हिसाब मुंबई में ही करते हो, मुंबई से बाहर नहीं, है ना? कभी कभी मुंबई से बाहर भी हिसाब किताब कर लेता हूँ। थापर ने टेबल पर पड़ी रिवॉल्वर उठाकर हाथ में ली। सब कुछ हालात के ऊपर है, लेकिन मैं अपना हिसाब तुमसे तुम्हारी मुंबई में ही लूंगी, मंगोलिया में नहीं। गजाला का स्वर बेहद शांत, हर भाव से परे था, ना क्रोध ना गुस्सा। मुंबई वाले थापर का हिसाब मुंबई में करोगी। थापर कड़वे अंदाज में मुस्कुराया। बहुत बड़ी भूल कर दी तुमने। थापर कभी कभी ही दुश्मन के निशाने पर आता है, हमेशा नहीं। आज जो मौका तुम्हें अभी मिला था, ऐसा मौका तुम्हें भविष्य में फिर कभी भी नहीं मिलेगा। मौके को हासिल करना मुझे बखूबी आता है। गजाला मुस्कुराई। थापर होठ भींचे उसकी आंखों में झांकने लगा। तुम यहाँ से आसानी से फरार भी हो सकती थी। जब मेरी आंख लग गई थी, बिल्कुल भाग सकती थी। गजाला ने गहरी सांस ली। लेकिन यहाँ से उठकर बाहर निकलने में मुझे सुस्ती सी महसूस हुई, बस जा नहीं सकी। कहो तो अब चली जाऊं? जगमोहन और थापर की निगाहें टकराई। इसके रंग ढंग मुझे ठीक नजर नहीं आ रहे, जगमोहन ने कहा। थापर ने जवाब में कुछ नहीं कहा और निगाहें गजाला पर टिका दी। तुम दोनों पहरेदारों ने तो नींद ले ली, गजाला बेड पर लेटती हुई बोली। अब जरा कुछ देर मैं भी आंख बंद कर लूं। कैदी को भी सोने का हक होता है। कहने के साथ ही लेटते हुए गजाला ने करवट ले ली। वह वास्तव में नींद लेना चाहती थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि गजाला क्या चाहती है, जगमोहन ने स्पष्ट स्वर में थापर से कहा। इसी तो चाहिए था कि हम दोनों को शूट करके फौरन निकल जाती, परंतु हम दोनों को शूट करना तो दूर, यह यहाँ से भागी भी नहीं। यह सब तो वास्तव में हैरानी की बात है। कुछ भी हैरानी की बात नहीं, थापर ने सिर हिलाया। क्या मतलब? मैं समझ रहा हूँ। क्या? यह तुम्हारी समझने लायक बात नहीं है। थापर ने गहरी सांस ली। बेड पर लेटी गजाला सब सुन रही थी, परंतु उसने इन बातों में दखल नहीं दिया। जगमोहन होठों को सिकोड़े असमंजस भरी निगाहों से थापर को देखता रह गया। समझ गए? देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। समझ गया, जगमोहन ने सिर हिलाया। दोनों इस समय भीतरी कमरे में थे और बाहरी कमरे में गजाला, थापर और ज्वाला मौजूद थे। सुबह के 9 बज रहे थे। घंटा भर पहले ही देवराज चौहान और ज्वाला वहां पहुंचे थे। गजाला से संबंधित रात की घटना भी उन दोनों को पता चल गई। आओ। देवराज चौहान और जगमोहन पहले वाले कमरे में पहुंचे। गजाला आराम से कुर्सी पर बैठी थी, ज्वाला भी बैठा था, जबकि थापर टहल रहा था। तुम जाओ, देवराज चौहान ने जगमोहन को कहा। जगमोहन ने सिर हिलाया, कमर पर बंधे होल्स्टर को चेक किया और सिर पर कैप रखता हुआ बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने सब पर निगाह मारी। ज्वाला, कोई गड़बड़ हो तो मामला तुमने संभालना है, देवराज चौहान बोला। और तुम? ज्वाला ने सिर हिलाकर पूछा। मुझे कहीं काम से जाना है, देवराज चौहान ने कहा। उसका इरादा रेगिस्तान में उस जगह को तलाश करने का था जहां की 15 बरस पहले बुर्जी हुआ करती थी। थापर, देवराज चौहान का स्वर सख्त था। रात तुमसे बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। अगर तुम इतने लापरवाह हो तो बहुत ही जल्दी मरोगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जाने कैसे रात को मेरी आंख लग गई, नहीं तो। छोड़ो, अब गजाला की निगरानी तुम्हारे जिम्मे है, थापर ने सहमति से सिर हिलाया। गजाला बेहद शांत बैठी थी, जैसे इन बातों से उसका वास्ता ही ना हो। और तुम कब लौटोगे? ज्वाला ने पूछा। जल्दी ही, कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकल गया। सामने ही खुमान सिंह का खूबसूरत बंगला नजर आने लगा। जगमोहन के होठ सख्ती के साथ खींचते चले गए। आंखों में खतरनाक भाव लहरा उठे, परंतु घोड़े के दौड़ने के अंदाज में कोई कमी नहीं आई। जगमोहन ने घोड़े को ऐड़ मारी तो उसके दौड़ने की गति और तेज हो गई। चंद ही पलों में वह बंगले के फाटक पर था। वहां मौजूद दोनों खतरनाक दरबान उसे पैनी निगाहों से देखने लगे। जगमोहन ने रोबदार स्वर में पूछा, क्या है खुमान सिंह?
खुमान सिंह से हर चलता फिरता नहीं मिल सकता। बात बोलो, क्या काम है? मैं चलता फिरता नहीं हूँ, मेरा नाम जगमोहन है। जगमोहन गुर्राया। क्या नाम बताया? जगमोहन। खुमान सिंह तक मेरा नाम पहुंचा दो, जगमोहन ने पूर्वता लहजे में कहा। तुम कहीं देवराज चौहान के साथी जगमोहन तो नहीं? वही हूं मैं। एक दरबान ने फौरन फाटक खोला। आओ। जगमोहन भीतर प्रवेश कर गया। दरबान उसे बंगले के विशाल ड्राइंग रूम में ले गया। वहां 2 लड़ाके मौजूद थे। दरबान उन्हें देखते ही बोला, यह देवराज चौहान का साथी जगमोहन है, खुमान सिंह से मिलना है इसे। दरबान जगमोहन को उनके हवाले करके वापस लौट गया। दोनों लड़ाकों में से एक ने जगमोहन की पहरेदारी की, दूसरा भीतर चला गया खुमान सिंह को खबर करने के लिए। मिनट भर बाद ही वह लौटा और जगमोहन को साथ ले गया। कुछ ही पलों में जगमोहन खुमान सिंह के सामने था। खुमान सिंह के पास उसके 3 सलाहकार मौजूद थे, जिनमें से एक लोटन सिंह था। बन्ने शाह भी वहां था। जगमोहन को देखते ही उसके चेहरे पर सख्ती छाती चली गई। जगमोहन ने बारी बारी कठोर निगाहों से सबको देखा। खुमान सिंह को उसने पहले कभी नहीं देखा था, परंतु हैसियत के मुताबिक वह फौरन खुमान सिंह को पहचान गया। सरसरी नजर से देखने के पश्चात उसने लोटन सिंह को दोबारा न देखा था। वहां गहरा सन्नाटा था, गहरी खामोशी छाई हुई थी। तुम्हें हमारे पास आते डर नहीं लगा? खुमान सिंह ने उसकी आंखों में झांका। नहीं, दांत भींचकर जगमोहन ने कहा। क्यों? क्योंकि राक्षस की जान जिस तोते में है वह हमारे पंजे में फंसा है। जगमोहन के इन शब्दों पर वहां एकाएक तेज हलचल हुई। तो गजाला तुम लोगों के पास है? खुमान सिंह शब्दों को चबाकर खतरनाक स्वर में बोला। हाँ, हमारा भी यही ख्याल था कि हमारी बेटी के साथ कुछ शुभ नहीं हुआ, क्योंकि उसे बंगले से बाहर जाते नहीं देखा गया और भीतर वह कहीं भी नहीं है। खुमान सिंह ने सर्द भाव में कहा। कैसे ले गए उसे तुम लोग? कोई भीतर का आदमी तुम लोगों से मिल गया होगा, कोई पहरेदार? जगमोहन कहर से हंसा और आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठ गया। हमारी बहादुरी को किसी के साथ मिलाने की आड़ में कहकर ढांप रहे हो? तो यह काम तुम लोगों ने अपने ही बूते पर किया है? खुमान सिंह ने दांत पीसे। हाँ, अब तो तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए, जगमोहन ने पूर्वता लहजे में कहा। कैसे ले गए तुम लोग हमारी बेटी को बंगले से, जबकि हर तरफ पहरेदार है? पहरेदार हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। तुम्हें हैरान होना चाहिए कि गजाला को बंगले से उठा ले गए और किसी पहरेदार को खबर तक नहीं हुई, जबकि वह पहरे पर थे। किसी की जान नहीं ली गई, किसी को बेहोश तक नहीं किया गया। तुम्हें इस बात की तारीफ करनी चाहिए। खुमान सिंह के जबड़ों में कसाव आ गया। और यह काम सिर्फ एक आदमी नहीं किया है। सिर्फ एक ने? खुमान सिंह के एक सलाहकार के होठों से निकला। हाँ, उसे मुंबई वाला थापर कहते हैं। वह कैदी? बन्ने शाह ने वहशी भाव में सिर हिलाया। उसी की बात कर रहा हूं। वह अकेला भीतर आया और गजाला को कंधे पर लादकर ले गया। इससे बड़ी बहादुरी क्या हो सकती है? जगमोहन के लहजे में दरिंदगी आ गई। यह तो एक का कारनामा है और हम एक दूसरे से बढ़कर कई हैं। बड़े से बड़ा न होने वाला काम कर सकते हैं। जिस दिन हमने सोच लिया कि आज का दिन खुमान सिंह की जिंदगी का आखिरी दिन होगा, तो वह दिन खुमान सिंह की जिंदगी का आखिरी दिन ही साबित होगा। इसी तरह हम में से कोई भीतर आएगा और खुमान सिंह की गर्दन काटकर खामोशी से वापस चला जाएगा। खुमान सिंह के होठों से गुर्राहट निकली। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, परंतु फिर होठ बंद कर लिए। शायद इसलिए कि उसकी बेटे की जिंदगी खतरे में थी, लेकिन वह अपने मनोभावों को छिपा नहीं पा रहा था। उसका बस चलता तो वह जिंदा ही जगमोहन को आग में भून देता। उसकी बेबसी का आलम देखकर जगमोहन के होठ कड़वाहट से सिकुड़ गए। चाहते क्या हो? खुमान सिंह जैसे धीमे धीमे गुर्रा रहा था। सवाल हमारे चाहने का नहीं है, सवाल अब तुम्हारे चाहने का है। खुमान सिंह, तुम कैसी हालत में अपनी बेटी की लाश देखना चाहते हो? उसे गोली से मारा जाए या चाकू से उसकी चमड़ी छील छील कर उतार कर उसे मारा जाए, या घोड़ों से घसीटकर उसकी जान ली जाए, या फिर उसे खाना बनाने वाली समझकर तमाम उम्र उससे काम लिया जाए, उससे हाथ पैर दबवाए जाए? अपनी जुबान को लगाम दे कुत्ते।
खुमान सिंह की हिम्मत जैसे उसका साथ छोड़ गई। जगमोहन हंसा, जहरीली हंसी। मेरी बेटी को जिंदा मेरे हवाले करो, खुमान सिंह भयंकर स्वर में कह उठा, वरना तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं पूरा मंगोलिया अपने पांव तले रौंद दूंगा। ले लो अपनी बेटी को, हमने उसका क्या अचार डालना है? जगमोहन पूर्वता लहजे में हंसा। खुमान सिंह लाल लाल आंखों से उसे घूरता रहा। खुमान सिंह। जगमोहन उठ खड़ा हुआ। उसके स्वर में अब मौत की स्याही थी। अगर अपनी बेटी को जिंदा वापस पाना चाहते हो तो जोधा सिंह को दोपहर तक आजाद कर देना। जोधा सिंह के आजाद होने की खबर मिलते ही हम तुम्हारी बेटी को आजाद कर देंगे। अगर दोपहर तक तुमने जोधा सिंह को आजाद नहीं किया तो उसके बाद तुम्हारी बेटे के जीवन की कोई गारंटी नहीं। और साथ में यह बात भी अपने दिमाग में बिठा लो कि दोबारा जोधा सिंह की तरफ मत देखना। अगर तुमने जोधा सिंह को टेढ़ी आंख करके भी देखा तो फिर तुम्हारी बेटी को उठाया नहीं जाएगा, बल्कि सुबह उठने पर तुम्हें अपनी बेटी की गर्दन कटी लाश ही देखने को मिलेगी। कहने के साथ ही जगमोहन पलटा और बाहर की तरफ बढ़ गया। ठहरो, खुमान सिंह दहाड़ा। जगमोहन के कदम ठिठके। वह पलटा और सुलगती निगाहों से खुमान सिंह को देखने लगा। खुमान सिंह इस समय पागल सा नजर आ रहा था। तुम लोगों का बड़ा कौन है? खुमान सिंह ने एक एक शब्द चबाकर पूछा। देवराज चौहान। यह सब उसी के इशारे पर हो रहा है? हाँ, और आगे भी जो होगा देवराज चौहान की मर्जी से होगा। कुछ और पूछना है तुम्हें? नहीं, खुमान सिंह ने वहशी स्वर में कहा। लेकिन हमारी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम जो हो सो हो, परंतु हमारे रास्ते में आना छोड़ दो। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो तुम्हारा नामो निशान मंगोलिया से मिट जाएगा। हम मंगोलिया की सूरत हाल बदल कर रख देंगे। तुम भी सुन लो। खुमान सिंह का शरीर क्रोध से थरथरा उठा। तुम्हारी यह सब बातें मैं इसलिए सुन रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ कि मेरी बेटी तुम लोगों के कब्जे में है, वरना अभी फैसले का वक्त नहीं आया। जब आए तो जज्बातों के बदले ताकत का इस्तेमाल करना। कहने के साथ ही जगमोहन बाहर निकल गया। 2 घंटे बाद ही जोधा सिंह मंगोलिया की सड़कों पर नजर आया। क्रोध की अधिकता के कारण वह हैवान लग रहा था। खुमान सिंह ने उसे कैद करके उसके भीतर दबे जोधा सिंह को लंबी नींद से जगा दिया था। अब उसे मंगोलिया बदला बदला पहले जैसा लग रहा था। खुद को भी अब वह पहले जैसी खूंखार अवस्था में महसूस करने लगा था। अपने आगे हर चीज उसे छोटी नजर आ रही थी। खुमान सिंह से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। सुंदर लाल और बन्ने शाह उसे कैद खाने से निकालकर बाहर तक छोड़ गए थे। उन्होंने कोई बात नहीं की थी। जोधा सिंह ने अपनी आज़ादी का कारण उनसे पूछा भी, परंतु इस बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा था। अपनी आज़ादी पर जोधा सिंह मन ही मन हैरान था। इतना तो वह जानता था कि खुमान सिंह बिना मतलब के उसे आज़ाद करने वाला नहीं, और मतलब उसकी समझ में नहीं आया था। जोधा सिंह अपने रेस्टोरेंट पहुंचा। काउंटर के पीछे बैठी नगीना जोधा सिंह को देखते ही हक्की पक्की सी रह गई। जोधा सिंह बिना रुके ऊपर जा पहुंचा। पीछे पीछे नगीना पहुंची। पापा। नगीना बिलखते हुए जोधा सिंह के सीने से जा लगी। जोधा सिंह ने गंभीर भाव से अपना हाथ नगीना के सिर पर फेरा। रोती क्यों है? अब तो मैं आ गया हूँ। आपके बिना मैं अकेली हो गई थी पापा, मैं खत्म हो गई थी। ऐसा नहीं कहते। जोधा सिंह ने उसे अपने सीने से जुदा करके उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पोंछा। मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा पापा कि आप आ गए हैं। विश्वास भी आ जाएगा। जोधा सिंह के होठों पर मुस्कुराहट उभरी। पहले मेरे लिए नाश्ते का इंतजाम कर, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। कुछ ही देर में खाने का सामान जोधा सिंह के सामने हाजिर था। सोचों में डूबा गंभीर सा जोधा सिंह खाने में व्यस्त हो गया। वह बहुत कम बात कर रहा था। आप छूटे कैसे पापा? नगीना ने व्याकुलता से पूछा। खाते खाते जोधा सिंह ने ठिठक कर नगीना को देखा। तत्पश्चात फिर खाने में व्यस्त हो गया। मालूम नहीं। मालूम नहीं? नगीना के चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। हाँ, खुमान सिंह के आदमियों ने मुझे कैद खाने से निकालकर बाहर छोड़ दिया था। ओह! नगीना ने सिर हिलाया। अवश्य देवराज चौहान ने ही कुछ किया है। ऐसा कुछ किया है कि खुमान सिंह को मजबूर होकर आपको कैद से छोड़ना पड़ा। देवराज चौहान? जोधा सिंह की आंखें सिकुड़ गई। हाँ पापा,
उसने मुझसे वायदा किया था कि वह आपको जल्दी ही खुमान सिंह की कैद से रिहा करवा देगा, और उसने अपनी बात पूरी कर दिखाई। नगीना ने गहरी सांस ली। जोधा सिंह नगीना को देखता रहा। नगीना भावहीन चेहरा लिए बैठी रही। देवराज चौहान ने मुझे आजाद कराने का वायदा तुमसे क्यों किया? मैं नहीं जानती। क्या वह हर मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करता फिर रहा है? कह नहीं सकती। नगीना अपने पिता की बात का आशय समझ रही थी, परंतु अनजान सी बनी कह उठी, परंतु कल उसने वास्तव में मेरी बहुत बड़ी मदद की। जोधा सिंह की प्रश्न भरी निगाह नगीना पर टिकी रही। कल रूपचंद 2 आदमियों के साथ यहाँ आया। इस कमरे में जबरदस्ती उसने मुझ पर कब्जा किया और पूछने लगा, देवराज चौहान मंगोलिया में क्या कर रहा है? वह किस चक्कर में है? ज्वाला के साथ मिलकर वह क्या करना चाहता है? रूपचंद खतरनाक मूड में था। अभी तो उसने शुरुआत ही की थी। आगे जाने वह क्या कर गुजरता। मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं था, परंतु ठीक उसी समय इत्तेफाक से देवराज चौहान आ पहुंचा। उसने रूपचंद के दोनों साथियों को शूट करके मुझे बचाया, परंतु रूपचंद मेरी आड़ लेकर सलामत बच निकला, नहीं तो देवराज चौहान उसे भी जिंदा नहीं छोड़ता। जोधा सिंह का चेहरा क्रोध से स्याह पड़ गया। रूपचंद ने खुल्लम खुल्ला इसलिए मुझ पर कब्जा किया कि वह जानता था कि आप तो खुमान सिंह के कैद खाने में पहुंच चुके हैं, बाहर आ नहीं सकते और कोई मुझे बचाने वाला है नहीं, परंतु देवराज चौहान था मुझे बचाने वाला। चचा को शायद इस बात का पता नहीं चला, वरना अब तक तो उन्होंने बहुत कुछ कर देना था। रूपचंद यह भूल गया था कि मैं मरा नहीं हूँ, खुमान सिंह के कैद खाने में हूँ। जोधा सिंह भेड़िए की तरह गुर्राया। अजगर खान की शय है यह सब। अजगर खान का किस्सा समाप्त कर दूंगा मैं। तब रूपचंद जैसों का अस्तित्व तो वैसे ही धूल में मिल जाएगा। उन्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। अपना ध्यान रखिएगा पापा। नगीना का स्वर कांप उठा। जोधा सिंह ने सख्त निगाहों से नगीना को देखा। नगीना बेटी, खुमान सिंह की कैद में तो मैं इसलिए फंस गया कि उसने मुलाकात के लिए मुझे बुलाया था और धोखे से कैद कर लिया, वरना खुमान सिंह में इतनी ताकत नहीं कि मुझे कैद कर पाता। मेरे बारे में निश्चिंत रहो तुम। मंगोलिया की धरती पर ऐसा कोई नहीं जो मेरा बाल भी बांका कर सके। अजगर खान को भी भूल जाओ। मेरा पहला और आखिरी वार उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अजगर खान की चिंता न तो मुझे पहले थी और न ही अब है। इस समय मैं सिर्फ देवराज चौहान और ज्वाला के बारे में सोचना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वे दोनों अवश्य खुमान सिंह के खिलाफ कुछ कर रहे हैं। अगर न कर रहे होते तो थापर को कैद खाने से न निकालते। ज्वाला, गजाला और बन्ने शाह का मुकाबला इस तरह सरेआम दिलेरी से न करता। बीच में यकीनन कुछ है। ज्वाला ने भीतर प्रवेश किया। उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे। थापर और जगमोहन की निगाह उस पर जा टिकी। छोड़ दो इसे, ज्वाला ने गजाला पर निगाह मारकर कहा। जोधा सिंह आ गया है। थापर के होठों पर कड़वी मुस्कान फैल गई, जबकि जगमोहन ठठाकर हंस पड़ा। यह तीसरी मात है खुमान के लिए। पहली थापर का कैद खाने से निकल भागना, दूसरी गजाला और बन्ने शाह का वापस जाना जब वह ज्वाला पर हल्ला बोले हुए थे, तीसरी अब। जगमोहन के शब्दों में जहर भरा था। इन तीनों हारों में उसकी कमजोरी शामिल है। शांत बैठी गजाला ने निगाहें उठाकर जगमोहन को देखा। इन तीनों हारों से मेरे पापा को कोई वास्ता नहीं है। थापर को बाहरी सहायता बहुत ही समझदारी से मिली। उसे कैद खाने से फरार करवाया गया। दूसरी बार देवराज चौहान ने रिवॉल्वर मुझ पर लगा दी थी, मुझे वापस जाने के लिए मजबूर किया। हम खुद वहां से नहीं आए थे। तीसरी बार तुम लोगों ने उनकी बेटी को कैदी बना लिया तो वह तुम्हारी बात मानते ही। अगर तुम जोधा सिंह के साथ 10 कैदी और कहते तो वह उन्हें भी आजाद कर देते। जो भी हो, जैसे भी हो, हमने खुमान सिंह से अपनी बात पूरी करवा ली। गजाला ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि ज्वाला बोल पड़ा। जगमोहन, हमारा काम हो गया है। हमने किसी फालतू मुद्दे पर बात नहीं करनी। तुम मेरे साथ चलो। फिर ज्वाला ने थापर को देखा। गजाला को आजाद कर देना। थापर ने हौले से सिर हिलाया। ज्वाला जगमोहन के साथ बाहर निकला। चलो, देवराज चौहान के पास चलना है, ज्वाला ने कहा। देवराज चौहान है कहाँ? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में? जगमोहन चौंका। झुलसा देने वाली धूप में
वह रेगिस्तान में क्या कर रहा है? चलो, ज्वाला घोड़े की पीठ पर सवार होता बोला, सब मालूम हो जाएगा। उसके बाद दोनों घोड़ों पर सवार हो तेजी से आगे बढ़ गए। गजाला और थापर ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों के चेहरे शांत और सपाट थे। कई पलों तक कमरे में खामोशी ही व्याप्त रही। तुमने रात जगमोहन से कहा था कि तुम समझ रहे हो कि मैंने तुम लोगों को शूट क्यों नहीं किया, फरार क्यों नहीं हुई, रिवॉल्वर क्यों वापस की, कहा था ना? गजाला का लहजा शांत था। हाँ, तो क्या समझे थे तुम? बताओ मुझे। थापर कुछ नहीं बोला। नहीं बताओगे? थापर ने होठ बंद रखे। गजाला के होठों पर मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। मत कहो, अपने मुंह से नहीं कहना चाहते हो तो ना सही, लेकिन तुम जो समझे हो ठीक समझे हो। थापर ने अब भी कुछ नहीं कहा। तुम चुप ही अच्छे लगते हो। गजाला खड़े होते हुए बोली, अगर मैं तुम्हारी किसी और काम आ सकती हूँ तो बोलो, दिलो जान से हाजिर हूँ। नहीं, कोई काम नहीं। थापर ने उसकी आंखों में झांकते हुए मुंह खोला। तो मुझे अब आजाद करोगे? तुम आजाद हो तो जाऊं? हाँ, लेकिन इस जगह के बारे में किसी को मत बताना। कहने की जरूरत नहीं, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि क्या करना है और क्या नहीं। गजाला का चेहरा और स्वर शांत था। कोई नहीं कह सकता था कि वह वही खतरनाक गजाला है। थापर एक टक उसे देख रहा था। तुम्हें कोई बात करनी नहीं आती? गजाला का स्वर एकाएक तीखा हो गया। थापर ने नकारात्मक ढंग से सिर हिलाया। बहुत जल्दी बातें करना भी मैं सिखा दूंगी। गजाला का स्वर पुनः शांत हो गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मंगोलिया से खिसकने की मत सोच लेना। मेरी निगाह हर दम तुम पर रहेगी। थापर चुप रहा। अभी तुमसे हिसाब चुकता करना है मैंने, परसों रात का हिसाब, और वह हिसाब बहुत लंबा होगा थापर। यह मत सोच लेना कि मंगोलिया से निकलकर बच जाओगे। जरूरत पड़ी तो मुंबई वाले थापर को मुंबई के हर कोने में से तलाश कर लूंगी। गजाला नाम है मेरा। कहने के साथ ही वह पलटी और तेज तेज कदमों से बाहर निकल गई। उसके कदमों की आहट कई पलों तक थापर के कानों में गूंजती रही। थापर ने सोच भरी मुद्रा में सिगरेट सुलगाई और सिर के घुंघराले बालों पर उंगलियां फिराते हुए चहलकदमी करते हुए गहरी सोच में डूब गया। सोचों का केंद्र गजाला ही थी। शाम हो चुकी थी। ज्वाला के ठिकाने पर ज्वाला, जोधा सिंह, देवराज चौहान, जगमोहन, थापर और धर्मराज मौजूद थे। देवराज चौहान, ज्वाला और जगमोहन बुर्जी वाले कमरे की जगह रेगिस्तान में दिन भर ढूंढते रहे थे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली थी। वैसे भी जब तक खुदाई न की जाए उस जगह का मिलना मुमकिन नहीं था। फिर शाम को वह सब ज्वाला के ठिकाने पर इकट्ठे हुए तो जोधा सिंह भी वहां आ पहुंचा था। उसके दिल में खुमान सिंह के प्रति प्रतिशोध की लपटें उठ रही थी। पूछने पर उसे मालूम हुआ कि खुमान सिंह ने उसे क्यों आजाद किया। आंखों ही आंखों में उसने देवराज चौहान का शुक्रिया अदा किया। मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा था जोधा सिंह ने। जोधा सिंह की सहयोग की मुद्रा देखकर देवराज चौहान ने उसे बताया कि उनका निशाना खुमान सिंह का खजाना है। उसकी 40 अरब के करीब की दौलत है। यह सुनकर जोधा सिंह गंभीर हो गया। उसने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। बहुत बड़ा हौसला कर रहे हो तुम, जोधा सिंह बोला। खुमान सिंह की दौलत के बारे में तुम्हें किसने बताया? इसका जवाब देना मैं ठीक नहीं समझता, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तुम खुमान सिंह के खास रहे हो, तुम्हें तो अवश्य मालूम होगा कि उसकी दौलत कहाँ पर है। कोई और वक्त होता तो इस बारे में मैं सुनना भी पसंद नहीं करता। यह गद्दारी होती खुमान सिंह से, धोखा होता। परंतु अब की बात और है। मुझे कैद में डालकर खुमान सिंह ने सब रिश्तों पर पानी फेर दिया है। अब मैं उसकी गर्दन तक उड़ा सकता हूँ, जोधा सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। खुमान सिंह की दौलत तक मैं सैकड़ों बार जा चुका हूँ। 50 बार लूट की दौलत मैंने वहां रखी है। खुमान सिंह के बाद शायद मैं ही हूँ जो उस जगह का रास्ता जानता हूँ जहां खुमान सिंह की दौलत मौजूद है। सबकी आंखों में चमक उभर आई। रास्ता जानने के बाद भी यह सब इतना आसान नहीं है जितना कि तुम लोग समझ रहे हो, जोधा सिंह। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभरी। जहां पर अरबों की दौलत का सवाल हो, 35-40 अरब की दौलत का, तो वहां जान का खतरा लाजमी है। और हम लोग जो भी करते हैं उसमें जान का खतरा तो होता है।
इस बारे में तो सोचना ही फिजूल है। मैं जानता हूँ तुम हद से ज्यादा खतरनाक और बहादुर हो, परंतु बहादुरी की भी एक सीमा होती है। हर जगह बहादुरी का इस्तेमाल नहीं होता, दिमाग की जरूरत पड़ती है। वह भी है, देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांक कर कहा। जोधा सिंह उसे तोलने वाली निगाहों से कई पलों तक उसकी आंखों में झांकता रहा। अच्छी बात है, जोधा सिंह ने एकदम गंभीर स्वर में कहा। अगर तुम्हें अपने पर इतना ही भरोसा है, विश्वास है, तो मैं तुम्हें खुमान सिंह की दौलत तक जाने वाले रास्ते पर रवाना कर दूंगा। आगे का मामला तुम्हारा होगा कि तुम बचते हो या जान गंवाते हो। वैसे उस समय में भी हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा। जोधा सिंह के शब्दों के साथ ही वहां सनसनीयुक्त चुप्पी छा गई। आगे भी कुछ बताओ, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। आगे कुछ भी तुम लोगों के जानने लायक नहीं है। तुम्हें खुमान सिंह के खजाने तक पहुंचना है तो उस तक जाने के लिए उस रास्ते पर तुम लोगों को डाल दूंगा। उसे हासिल कर पाना या ना कर पाना तुम लोगों का मामला है। देवराज चौहान ने जोधा सिंह के चेहरे पर निगाह मारी। खुमान सिंह की दौलत तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। हाँ, जोधा सिंह मुस्कुरा उठा। एक रास्ता कैद खाने से जाता है, दूसरा खुमान सिंह के बंगले से। जोधा सिंह के होठों पर मुस्कुराहट बरकरार रही। और तीसरा रास्ता वह है जहां कभी बुर्जी वाला कमरा हुआ करता था, रेगिस्तान में। सब कुछ मालूम कर रखा है तुम लोगों ने। जोधा सिंह के होठों पर मुस्कान गहरी हो गई। हाँ, इन दिनों हम उस जगह को तलाश करने की चेष्टा में हैं जहां कभी बुर्जी वाला कमरा हुआ करता था, परंतु हर तरफ नजर आ रहे रेगिस्तान ने हमें भटका रखा है। तुम कौन सा रास्ता इस्तेमाल करने की सोच रहे हो? बुर्जी वाले कमरे से ही। एकमात्र वही जगह है जहां से हम खुमान सिंह की दौलत की तरफ रवाना हो सकते हैं। वह भी तब अगर उसको हमारे इरादों की भनक ना लगे। अगर उसे जरा भी भनक लग गई तो वह हमें किसी भी हालत में कामयाब नहीं होने देगा। बहुत खून खराबा होगा। बहुत ताकत है खुमान सिंह के पास, खुद भी डेंजर आदमी है, परंतु वह ज्वाला को अपनी ताकत का नमूना क्यों नहीं दिखा रहा? यह बात मेरी समझ से बाहर है। उसकी बात पर ध्यान न देकर देवराज चौहान पुनः बोला। तुम रेगिस्तान में उस जगह की निशानदेही कर सकते हो जहां बुर्जी वाला कमरा था? हाँ, जोधा सिंह हंसा। आसानी से, लेकिन उस जगह पर काम कैसे करोगे? खुमान सिंह को मालूम हो गया तो? तुम खास वह जगह हमें बता दो, बाकी का मामला हम निपट लेंगे। लगता है इस मामले को तुम बहुत आसान समझ रहे हो। जब तक जान पर नहीं आ बनती तब तक तो मामला आसान ही है। जोधा सिंह ने एक बार फिर से उन सब पर निगाह मारी। तुम? जोधा सिंह की निगाह ज्वाला पर अटकी। तुम भी इस मामले में शामिल हो? हाँ, ज्वाला ने सिर हिलाया। तुम्हारे और देवराज चौहान के करीब आने की यह वजह है? नहीं, पहले हम अजगर खान के कारण करीब आए, फिर इस मामले को लेकर। ज्वाला ने कहा। खुमान सिंह गजाला से टक्कर लेकर तुमने ठीक नहीं किया। वह तुम पर बहुत भारी है। वहम है तुम्हारा। कभी रही होगी ताकत खुमान सिंह के पास, परंतु आज वह हम जैसा ही है। जोधा सिंह इस बात पर फिर कुछ नहीं बोला। तुम सब हो खुमान सिंह की दौलत के हिस्सेदार। जोधा सिंह की निगाह सब तरफ घूमी। एक और भी है जिसने हमें मंगोलिया में इस काम के लिए बुलाया है, जगमोहन बोला। और एक अब तुम हो गए, देवराज चौहान ने कहा। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जोधा सिंह ने स्पष्ट कहा। मैं यह काम सिर्फ 2 कारणों से कर रहा हूँ। पहला कारण यह है कि अब मैं खुमान सिंह को बर्बाद कर देना चाहता हूँ, क्योंकि उसने अपनी ताकत मुझ पर आजमाने की कोशिश की। दूसरा कारण तुम हो। तुमने 2 बार मेरी बेटी की जान बचाई, एक बार मुझे खुमान सिंह से मुक्ति दिलाई। यह कर्ज भी तुम्हारा उतारना है मुझे। फिर भी लूट की दौलत में से हिस्सा लेने में क्या हर्ज है? मुझे जरूरत नहीं, बहुत दौलत है मेरे पास। मर्जी तुम्हारी। फिर भी अगर तुम चाहोगे तो तुम्हें बराबर का हिस्सा मिल जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। फिर गंभीर निगाहों से सबकी ओर देखा। 12 करोड़ का एक और हिस्सेदार है। एक और हिस्सेदार? ज्वाला के माथे पर बल पड़ गए। हाँ, इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े और सब इंस्पेक्टर जरीवाला। क्या मतलब? ज्वाला चौंका। इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर? मंगोलिया में इनका क्या काम? पहले नहीं था,
लेकिन अब मंगोलिया में इनका बहुत काम है। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। दरअसल लंबे अरसे से हिंदुस्तान सरकार की नज़र मंगोलिया पर है, जो कि भारत सरकार के नक्शे पर कहीं भी नहीं है, जबकि मंगोलिया का अस्तित्व हिंदुस्तान की धरती पर है। बहरहाल मंगोलिया के बारे में जांच पड़ताल के लिए गुप्त तौर पर यह काम इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े और उसके असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जरीवाला को सौंपा गया। इंस्पेक्टर वानखेड़े कई बार मंगोलिया आया, मंगोलिया के बारे में भरपूर जानकारी हासिल करके हिंदुस्तान सरकार को दी। और इस जानकारी में सबसे अहम बात तो यह थी कि मंगोलिया छंटे हुए खूंखार खतरनाक बदमाशों का कस्बा है और अधिकतर पुलिस में वांटेड है, जो कि कानून से डरकर मंगोलिया में पनाह लिए हुए हैं। सब देवराज चौहान की बात को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। यह सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण थी। भारत सरकार मंगोलिया पर अपना कब्जा करने के लिए पहले से ही इरादा बनाए हुई थी, परंतु खतरनाक अपराधियों की मौजूदगी की खबर पाकर उन्होंने देर करना ठीक ही समझा और सब तैयारियों के बाद इंस्पेक्टर वानखेड़े और जरीवाला को फिर भेजा। यह उनकी आखिरी ट्रिप है। इंस्पेक्टर वानखेड़े मंगोलिया में मौजूद है और जरीवाला यहाँ से 80 किलोमीटर दूर किसी बस्ती में। दोनों में ट्रांसमीटर द्वारा संपर्क है। अब इंस्पेक्टर वानखेड़े जब भी ठीक समझेगा तब इंस्पेक्टर जरीवाला को ट्रांसमीटर पर सिग्नल दे देगा और जरीवाला के आगे सिग्नल देते ही किसी खास जगह पर तैयार खड़ी सेना की चंद टुकड़ियां हेलीकॉप्टरों द्वारा मंगोलिया पर धावा बोल देंगी। मतलब यह है कि हर तरफ मिलिट्री ही मिलिट्री होगी, जो कि बिना किसी शक के सारे मंगोलिया को अपने कब्जे में ले लेगी। उसके बाद वही होगा जो भारत सरकार चाहेगी। सबसे पहले पुलिस में वांटेड अपराधियों की छटाई करके उन्हें कानून के हवाले किया जाएगा और बाद में अन्यों के बारे में फैसला किया जाएगा। जोधा सिंह, ज्वाला और धर्मराज तो स्तब्ध ही रह गए। मतलब कि जोधा सिंह के होठ खुले। मंगोलिया का जो स्वतंत्र अस्तित्व है वह अब समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर भारत सरकार की चलेगी, जैसे कि भारत के आम शहरों कस्बों में कानून वगैरह लागू हैं। पुलिस स्टेशन होगा, फिर खुमान सिंह और बन्ने शाह को एक जैसा ही समझा जाएगा और खुमान सिंह की अवैध दौलत देर सवेर सरकार के हाथ लग जाएगी। वह ज्यादा देर दौलत को छिपाकर नहीं रख पाएगा जिसे कि हम हथियाने जा रहे हैं। यह तो बहुत बुरा हुआ। अगर ऐसा हुआ तो हम पर कुछ कठिनाइयां आ जाएंगी। ज्वाला होठ भींचकर कह उठा। सरकार तो हर किसी को किसी न किसी मामले में फंसाने की चेष्टा करेगी। शायद ऐसा ही हो, क्योंकि सरकार की निगाहों में तो जैसे हर व्यक्ति ही अपराधी होगा। यह तो वे लोग मंगोलिया पर कब्जा करने के बाद ही धीरे धीरे छटाई करेंगे कि कौन अपराधी है और कौन नहीं। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ के लोगों को कई तरह की परेशानियों का मुकाबला करना होगा। जोधा सिंह और ज्वाला की बेचैनी से भरी निगाहें आपस में टकराई। इस स्थिति में तो हमें फौरन मंगोलिया छोड़ देना चाहिए, धर्मराज कह उठा। शायद ऐसा ही करना पड़े, जोधा सिंह कुछ सोचपूर्ण ढंग से बोला। कम से कम मुझे तो अपनी दौलत बचानी है जो मेरे पास है। बहरहाल यह तो वह बात है जो बहुत जल्द होने वाली है, देवराज चौहान बोला। परंतु महीने भर तक यह सब नहीं होगा। अगर हम अपना काम 10 दिन में कर लेते हैं, उससे अगले दिन सरकार की तरफ से हरकत हो जाएगी, यानी कि 1 महीना हमारे ही कहने पर यह सब होगा। क्या मतलब? ज्वाला के होठ सिकुड़ गए। इसे इत्तेफाक ही समझो कि इंस्पेक्टर वानखेड़े की हमसे मुलाकात हो गई। वह हमारा पुराना वाकिफकार है। उसने बताया कि वह यहाँ पर किस काम के लिए मौजूद है। बहुत खतरनाक बात थी। हम तो खुमान सिंह की दौलत पाने की चेष्टा में थे और वानखेड़े का मैसेज हमें बुरी तरह फंसा सकता था। दौलत पाना तो दूर, हमने कानून के पिंजरे में पहुंच जाना था। खैर, मैंने वानखेड़े को यह सब करने के लिए रोका। उसे बताया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसलिए वह अभी कुछ न करे। तब तक कुछ न करे जब तक कि मैं उसे हाँ न कह दूँ। उसने मुझे महीना दिया है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा महीना ही टाल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसके लिए कामयाब होने के बाद मुझे उसे 12 करोड़ देना होगा। सौदा महंगा नहीं, थापर ने सिर हिलाया। सस्ता सौदा इसलिए हो गया क्योंकि इंस्पेक्टर वानखेड़े से हमारी पुरानी जान पहचान थी।
जगमोहन ने कहा। नहीं तो यह सब हमें तब मालूम होता जब यहाँ पर हेलीकॉप्टरों से मिलिट्री के जवान उतर रहे होते। पल भर के लिए वहां खामोशी छा गई। अब हमें मंगोलिया को हमेशा के लिए छोड़ना होगा, जोधा सिंह बोला, वरना मिलिट्री के आ जाने पर हमारी हैसियत कैदियों के समान होगी। ज्वाला, यहाँ से जो ले जाना है उसकी तैयारी कर लो। खुमान सिंह की दौलत पर हाथ डालने के पश्चात बचे रहे तो हमें तुरंत ही मंगोलिया से निकलकर हिंदुस्तान के किसी शहर में जा बसना होगा। ज्वाला ने गंभीर मुद्रा में सिर हिला दिया। मेरे ख्याल में अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, देवराज चौहान बोला। सबने सहमति में सिर हिला दिया। उधर अजगर खान के निगरान अजगर खान तक सब खबरें पहुंचा रहे थे। अजगर खान को यह भी पता चला कि देवराज चौहान और ज्वाला रात को रेगिस्तान में किसी से मिले, परंतु वह कौन था अजगर खान नहीं जान सका था। उसे यह भी मालूम रहा कि गजाला को उठाकर कहाँ रखा गया था, परंतु खुमान सिंह तक उसने यह खबर नहीं पहुंचाई कि गजाला को कहाँ रखा गया है। दरअसल अजगर खान अब यह जानना चाहता था कि ये सब लोग किस फेर में हैं। फिर उसे यह भी पता चल गया कि जोधा सिंह भी इन सब लोगों के साथ जा मिला है। बहरहाल अजगर खान के निगरान अपना काम मुस्तैदी से कर रहे थे। अजगर खान को पल पल की खबर मिल रही थी। उसके निगरानों की निगाह देवराज चौहान और ज्वाला की हरकतों पर थी। जोधा सिंह ने उस जगह की निशानदेही कर दी जहां 15 बरस पहले बुर्जी वाला कमरा था। आगे का काम ज्वाला ने संभाला। उसने 2 ऐसे परिवार तैयार किए जिनमें 6 मर्द, 4 औरतें और 3 बच्चे थे। उन्हें ऐसा दिखाया गया कि जैसे वह लंबे सफर से आए हों। उन्होंने ठीक उसी जगह तिरपाल का तंबू लगाया जिस जगह पर जोधा सिंह ने निशानदेही की थी। दिखावे के तौर पर सारा परिवार था, परंतु तंबू के भीतर फावड़े, कुदालों और अन्य औजारों से खुदाई शुरू हो गई। वे सब ज्वाला के आदमी थे। उनके पास कोई भी नहीं आया। वे खुदाई करते रहे। अजगर खान तक यह खबर भी पहुंच गई। उसकी दिलचस्पी और बढ़ी। तंबू के भीतर 15 बाई 15 फीट की जगह उन्होंने 4-4 फीट खोदी। नीचे पक्का फर्श निकला। यह खबर ज्वाला तक पहुंची तो आधी रात को जोधा सिंह अकेला ही वहां पहुंचा। उसने फर्श का निरीक्षण किया। यह बुर्जी वाले कमरे का फर्श था। यहाँ से फर्श तोड़ दो, इतना हिस्सा। जोधा सिंह उन लोगों को समझाकर आ गया। अगली रात वह फिर तंबू में पहुंचा। जितना वह कहकर गया था उतना फर्श टूटा हुआ था और नीचे खूब अंधेरा था। जेब से टॉर्च निकालकर जोधा सिंह ने भीतर रोशनी डाली। सामने ही सीढ़ियां नजर आ रही थी। जोधा सिंह के होठों पर मुस्कान उभरी। उसने उन सबको आदेश दिया, टूटे फर्श की जगह को छोड़कर बाकी का सारा फर्श मिट्टी से पहले की तरह लेबल कर दो और फर्श के इस टूटे हिस्से पर इस तरह चादर डाल दो कि अगर कोई यहाँ आ भी जाए तो उसे सब ठीक ठाक लगे। मिट्टी लेबल करने के बाद ऊपर रेत डाल देना। किसी को यह न लगे कि यहाँ खुदाई हुई है। हम लोग कल रात को आएंगे। जोधा सिंह वापस आ गया। खुमान सिंह ने जहाँ दौलत रखी है वहां तक जाने का रास्ता खुल गया है। जोधा सिंह ने सबको निहारते हुए गंभीर स्वर में कहा। जगमोहन की आंखों में तीव्र चमक लहरा उठी। थापर हौले से खुशी के मारे हंसा। धर्मराज की बाँछें खिल गई। देवराज चौहान और ज्वाला की निगाहें टकराई। रास्ता कैसी शक्ल में है? देवराज चौहान ने पूछा। सीढ़ियां हैं जो कि काफी लंबी जाती हैं। बीच में कई तरह के पड़ाव आते हैं। 3 किलोमीटर का रास्ता है। उसके बाद हम वहां पहुंच सकेंगे, जोधा सिंह ने गंभीर स्वर में कहा। काम कब शुरू करना है? ज्वाला ने पूछा। अगर वक्त बर्बाद करने का इरादा नहीं है तो कल रात ही। सबकी निगाहें आपस में टकराई। मेरा भी यही ख्याल है, देवराज चौहान ने सहमति जताई। कौन कौन चलेगा? क्षण भर की चुप्पी के बाद ज्वाला ने कहा, हम सब चलेंगे। वहां खतरे बहुत हैं। जोधा सिंह ने जैसे यह बात कहना अपना फर्ज समझा। खतरों के बारे में सोचकर हम कदम पीछे नहीं हटा सकते, जगमोहन बोला। ठीक है, जो सामान साथ ले जाना है उसकी लिस्ट तैयार कर लो, मैं बोलता हूँ। कोई खास सामान है? देवराज चौहान ने पूछा। खास नहीं, लेकिन फिर भी उस सामान की हमें जरूरत पड़ सकती है। अगले दिन सुबह ही नगीना ज्वाला के ठिकाने पर पहुंचकर देवराज चौहान से मिली। जोधा सिंह अपने घर पर ही था। नगीना जब निकली तो जोधा सिंह सोया हुआ था। नगीना को एकाएक सामने पाकर
देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। देव, नगीना का स्वर कांप सा उठा था। देवराज चौहान उसे देखता ही रह गया। मुझे पापा ने सब कुछ बता दिया है देव, नगीना ने भर्राए स्वर में कहा और पास में बैठ गई। क्या सब कुछ? यही कि आज रात तुम लोग खुमान सिंह की दौलत लूटने जा रहे हो। तो इसमें आंसू बहाने की क्या बात है? देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। तुम नहीं समझोगे, नगीना का स्वर कांपा। पापा बता रहे थे कि वहां ऐसे ऐसे खतरे हैं कि उनसे बचकर निकल पाना आसान नहीं, जान जानी मामूली बात है। उन खतरों के बारे में पापा ने तुम सब लोगों को जानबूझकर नहीं बताया। वह कहते हैं कि जो लोग इतनी मोटी दौलत पाने का हौसला रखते हैं, उन्हें मौत के मुंह में भी जाने पर कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैंने जाती तौर पर भी उन आने वाले खतरों के बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बताया। मैं जानती हूँ उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। वह समझते हैं कि उन खतरों का जिक्र मैं तुमसे कर दूंगी। जोधा सिंह ठीक ही तो सोचता है। देवराज चौहान मुस्कुराया। नगीना गीली आंखों से देवराज चौहान को देखती रही। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो देव, देव, मैं क्या करूंगी? देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता उभरी। उसने सिगरेट सुलगाई। नगीना, देवराज चौहान धीमे किंतु एक एक शब्द पर जोर देकर कह उठा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि हमारा वाकया सिर्फ तब तक ही है जब तक कि मैं मंगोलिया में हूँ, जब तक मेरा काम समाप्त नहीं हो जाता। और मेरा काम अब खास नहीं बचा। पूरा होते ही मैंने यहाँ से चले जाना है। देव, नगीना तड़प उठी। मैं तुम्हें चाहती हूँ देव, तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। देवराज चौहान ने होठ भींचकर मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। मुझे साथ ले चलो देव, सबके साथ ले चलो। नगीना के स्वर में सच्चे प्यार की तड़प थी। नगीना, देवराज चौहान ने स्वर को संयत रखने की चेष्टा करते हुए कहा। तुम बुरी नहीं हो, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरी समझो। तुम्हारा मेरा साथ कभी नहीं बन सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी ही ऐसी है। ठहराव नहीं है मेरे पास, बहना ही है मुझे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। मेरा कोई ठोर ठिकाना नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई जगह नहीं। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कानून मेरे पीछे है और मैं आगे। कब तक बचूंगा? दूसरी तरफ कभी भी किसी की भी गोली मेरी जीवन लीला को समाप्त कर सकती है। क्या करोगी तुम मेरे साथ रहकर? नगीना की आंखों से आंसू बह निकले। देव, ऐसा मत कहो, मेरा दिल मत तोड़ो। भगवान ने जितना साथ दिया है उतनी देर तो मैं तुम्हारे साथ रह ही लूंगी। इनकार मत करो, मुझे अपने साथ ले लो। तुम ऐसी बात कह रही हो नगीना जो संभव नहीं है। सीधा क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? नगीना रोते हुए चीख पड़ी। पहले तुम कहते थे कि मैंने मंगोलिया से चले जाना है। पापा कह रहे थे कि यहाँ से चलने की तैयारी कर लूं। किसी भी वक्त हम मंगोलिया को हमेशा के लिए छोड़ देंगे, किसी अन्य शहर में जाकर बसने के लिए। अब तो तुम मुझे साथ ले जा सकते हो। देवराज चौहान नगीना के आंसुओं से भरे खूबसूरत चेहरे को देखता रह गया। जहां तड़प थी, प्यार की जिद थी, अजीब सी कशिश थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि नगीना को कैसे समझाए कि वह उसे साथ नहीं रख सकता। वह मजबूर है। मुझे मुझे भी अपने साथ ले चलो ना देव, नगीना ने आंसुओं भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने कश देकर सिगरेट मस ली, फिर बोला, नगीना, जोधा सिंह कहता है ना कि खुमान सिंह की दौलत पाने में ढेर सारे खतरे हैं, जान भी जा सकती है। तुम मुझे वहां से वापस आ जाने दो, फिर इस बारे में बात करना। यह तो तुम बच्चों को बहराने जैसी बातें कर रहे हो। देवराज चौहान ने होठ भींच लिए। तुम्हारी बातों से जाहिर है कि तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे, जबकि मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ। जहाँ तक हो सके जीवन तुम्हारे नाम का बिताना चाहती हूँ। नगीना का स्वर आंसुओं से ही भीगा था। अपने पास मुझे थोड़ी सी जगह दे दो देव। देवराज चौहान की निगाहों में सख्ती भर आई। मैं तुमसे कठोर बात नहीं करना चाहता था, परंतु तुम मुझे मजबूर कर रही हो नगीना। कठोर बात? अब तक कठोर बात ही तो कर रहे हो। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, तुम्हें अपना बनाने की सोच भी नहीं सकता, इसलिए कि खुद मेरी जिंदगी का भरोसा नहीं है कि कल का सूरज देख पाऊंगा कि नहीं। किसी को अपने साथ रखकर मैं उसकी जान का दुश्मन नहीं बनना चाहता,
मेरे पास होने से तुम दूर ही भरी। देवराज चौहान की आवाज में सख्ती भरी हुई थी। यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिरी? हाँ, होठों को पीछे देवराज चौहान ने कहा। नगीना कई पलों तक एकटक देवराज चौहान को देखती रही। देवराज चौहान देर तक उससे आंखें न मिला सका और मुंह फेर लिया। ये पल इसी तरह बीत गए। मैं जाऊं? नगीना का स्वर बेहद स्थिर था। हाँ, देवराज चौहान ने उस पर निगाह डाले बिना कहा। नगीना पलटी और बाहर निकल गई। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर दरवाजे को देखा। नगीना जा चुकी थी। उसका सपाट चेहरा जाने किन सोचों में डूब गया था। उसकी आंखों में भी किसी तरह का कोई भाव नहीं था। आओ, वानखेड़े देवराज चौहान को देखते ही मुस्कुराया। मैं सोच रहा था कि तुमसे कहाँ पर मुलाकात की जाए। यही फैसला करके हटा था कि ज्वाला के पास जाना ठीक रहेगा। वही मुझे तुमसे मिला सकता है। बहरहाल खैरियत यही रही कि तुम खुद ही यहाँ आ गए। क्यों? भीतर प्रवेश करते हुए देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। कुछ काम था? क्या काम होता है? खैर खबर लेनी थी कि क्या कर रहे हो। कुछ मुझे भी तो बताओ। क्या मतलब? तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। खुमान सिंह की दौलत को लेकर हम क्या कदम उठा रहे हैं यह सोचना छोड़ दो। तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए ही तो हम तुम्हें 12 करोड़ दे रहे हैं। कोई एहसान तो नहीं कर रहे? इंस्पेक्टर वानखेड़े, देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। एहसान तो तुम भी नहीं कर रहे। गाड़ी 2 पहियों से चलती है। इस समय एक पहिया तुम हो, दूसरा पहिया मैं। तुम मुंह बंद रख रहे हो और मैं तुम्हें मुंह बंद रखने की 12 करोड़ जैसी बड़ी कीमत दे रहा हूं। 12 करोड़ जैसी बड़ी कीमत? इंस्पेक्टर वानखेड़े ने होठ भींचे। देवराज चौहान, मैंने मालूम किया है कि यह मामला अरबों का है। खुमान सिंह के पास अरबों की दौलत है और तुम मुझे सिर्फ 12 करोड़ दे रहे हो। यह तो कुछ भी नहीं हुआ। रकम को कुछ बढ़ाओ। रकम नहीं बढ़ सकती। देवराज चौहान के दांत भिज गए। क्यों? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि रकम नहीं बढ़ाई जा सकती। वानखेड़े कहर से बोला। हाँ, देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा। भारत सरकार ने कहा है कि इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े को बतौर रिश्वत के सिर्फ 12 करोड़ देना है, एक पैसा भी ज्यादा नहीं। मैं तुम्हारी सारी योजना अरबों की लूट का भट्टा बिठा सकता हूँ। बिठा दो। क्या? बिठा दो भट्टा। देवराज चौहान कड़वाहट से मुस्कुराया। मेरा क्या जाता है? मैं 2-4 महीनों के बाद कहीं और हाथ मार लूंगा, परंतु तुम्हारा क्या होगा? खोटा पैसा भी हाथ नहीं आएगा। यहीं 4-5 हजार की तनख्वाह पर बैठे रहोगे। फिर 12 करोड़ तो क्या, 12 लाख भी हाथ नहीं आएंगे। वानखेड़े ने होठ खींच लिए। उठाओ ट्रांसमीटर और जरीवाला को मैसेज दो कि ऊपर वालों से कहे मंगोलिया पर कब्जा करना इस समय ठीक रहेगा। मिलिट्री को आने के लिए कह दो। देवराज चौहान ने सर्द स्वर में कहा। तुम किसी भूल में हो देवराज चौहान। वानखेड़े ने अपने आप को संभालते हुए कहा। मैं किसी भूल में नहीं हूँ। भूल में तुम हो। अपना दिमाग दुरुस्त कर लो, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मुझे भी नहीं, तुम्हें भी नहीं। सोच लो, मैं भी यही हूँ। देवराज चौहान का स्वर कठोर था। देवराज चौहान का सख्त रुख देखकर वानखेड़े मीठे अंदाज में मुस्कुराया। तुम तो जरा जरा सी बात पर खफा हो जाते हो। मैं तो अपना जायज हक मांग रहा था। नहीं देना तो मत दो। कम से कम 12 का 15 तो कर दो। सिर्फ 15 करोड़। लगता है मुझे खुमान सिंह की दौलत की लूट का प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा। देवराज चौहान ने दांत भींचे। क्यों? वानखेड़े सकपका उठा। क्योंकि मैं तुम्हें 12 से ऊपर नहीं दे रहा और तुम ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हो। वानखेड़े के होठों से गहरी सांस निकल गई। ठीक है, तुम्हारी ही सही। 12 करोड़ ही सही, एक पैसा भी ऊपर नहीं। ओके, सोच लो। इसमें सोचना क्या है? जो तय है वह तो तय है ही। वानखेड़े ने मुंह बनाया। मैंने तो छोटी सी कोशिश की थी कि शायद माल बढ़ जाए, परंतु कोशिश नाकामयाब रही। तो फिर आगे बढ़ें? यह भी कोई पूछने वाली बात है? तुम्हें मैं यह बताने आया था कि कुछ दिन के लिए मैं नजर नहीं आऊंगा। मुझे गायब पाकर कहीं यह मत सोच लेना कि मामला खत्म हो गया है और ट्रांसमीटर पर जरीवाला को मैसेज दे दो। समझा? वैसे कहाँ जाने की तैयारी है?
खुमान सिंह की दौलत की तरफ हम रवाना हो रहे हैं। कहाँ है दौलत? जमीन में, रेगिस्तान में कहीं गुप्त जगह है, वहां पर मौजूद है। और रास्ता? हम तलाश कर चुके हैं, अब सिर्फ रवानगी होनी है। रास्ता कहाँ है? रेगिस्तान में ही है। मैं भी चलूं साथ में? नहीं, तुम्हारा जाना ठीक नहीं। एक तो हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, दूसरी तरफ तुम्हारा जरीवाला के संपर्क में रहना ज़रूरी है। तुम्हारे ऊपर से कभी भी कोई मैसेज आ सकता है और तुम्हें यहाँ ना पाकर वह यह भी सोच सकते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया है, और फिर उनकी पहली कोशिश यही होगी कि वे मंगोलिया को फौरन अपने कब्जे में लें, जो कि हम सबके लिए ठीक नहीं होगा। ओह, इस तरफ तो मैंने सोचा भी नहीं था। वानखेड़े ने गंभीरता से सिर हिलाया। तो अब मैं चलूं? काम कब तक खत्म हो जाएगा? 2-4 दिन हमें लगेंगे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह, तुम्हारे दिए गए महीने के समय से कहीं पहले। मुझे 12 करोड़ दोगे ना वानखेड़े? देवराज चौहान ने होठ भींचकर कहा। तुम अच्छी तरह जानते हो, फिर भी एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि देवराज चौहान कहने के बाद कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। जो कहता है वह पूरा करता है, बशर्ते कि सामने वाला कोई धोखेबाजी ना करे। निश्चिंत रहो, मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा। वानखेड़े ने उसे विश्वास दिलाया। तो फिर 12 करोड़ तुम्हें हर हाल में मिलेंगे। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। निगरानों ने बात रूपचंद तक पहुंचाई और रूपचंद ने अजगर खान तक। होटल से मालूम करने पर पता चला कि उसका नाम पवन कुमार वानखेड़े है। रूपचंद बोला, क्या बला है वह? अजगर खान के होठ सिकुड़ गए। यह तो पता नहीं चल सका। देवराज चौहान का साथी हो सकता है वह। अजगर खान ने सिर हिलाया। अवश्य हो सकता है। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।